कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला भाग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि ये कहानी पहले भी पढ़ी हुई है, तो आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या मैं इस कहानी को बंद करके नई कहानी शुरू कर दूँ, अगर आप लोगों ने सुनी हुई है तो। क्योंकि आप लोगों के कमेंट के आधार पर ही मैं कहानी को आगे बढ़ाऊंगी। अगर आप लोगों ने कहानी सुनी ही होगी तो क्या ही फ़ायदा होगा मेरे आगे बढ़ाने का। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। नीलू, ऐसे किसी भी लड़के के साथ बाहर नहीं घूमते, अच्छा नहीं लगता। और अभी तुम 12th में हो, इस बार बोर्ड्स हैं तुम्हारे, तो पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करो बेटा, राजवीर उसे समझाते हुए बोला। वो समझता था इस उम्र में होने वाले अट्रैक्शंस को और इसलिए उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। नीलू अभी छोटी थी तो उसे इतनी समझ नहीं थी दुनियादारी की। नीलू बोली, पर वो अच्छा है और मेरा दोस्त। राज बोला, हाँ ठीक है, दोस्त है पर उसे लिमिटेड रखो, बस क्लास और स्कूल तक ही। मैं आगे से ध्यान रखूंगी, पर एक बात आप मेरी भी याद रखना, मुझे बाहर कहीं स्पेशली जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहूं तो मुझे नीलू मत बुलाया कीजिए। अरिता नाम है मेरा। नीलू तो दी ने रख दिया घर का, और वो बाहर भी मुझे नीलू ही बुलाती हैं। मना करने पर भी उसने कुछ चिढ़न से कहा तो उसका चेहरा देख राज मुस्कुराया। पर मैं अपनी पार्टनर को आगे से अरिता ही बुलाऊंगा, बस खुश, वो बोला। तो नीलू ने झट से हाँ में सिर हिलाया। एक बात पूछूं आपसे? कुछ देर बाद नीलू ने सवाल किया तो उसने सिर हिलाया। मेरी दी आपको कैसी लगती हैं? नीलू बोली, और जवाब जानने के लिए राजवीर का फेस देखने लगी। आंचल का नाम सुन उसका चेहरा कुछ सख्त हुआ। राज बोला, क्यों? आप ना बहुत पसंद हो मुझे। सोचो अगर आपकी और दी की शादी हो जाए तो कितना मज़ा आएगा। आप मेरे इतने अच्छे पार्टनर हो, मुझे हमेशा अच्छे से ट्रीट करते हो, फिर दी के अत्याचार से भी बचा लोगे। और सेकंड थिंग, आप और दी साथ में मुझे बहुत ही अच्छे। वो अपनी बातें कहे जा रही थी जिससे राज के सामने आंचल की छवि घूमने लगी, पर अचानक ही अपनी मॉम की सुध हुई और उसने एक झटके में ब्रेक मारा। तुम अभी बच्ची हो तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, उसने कुछ सख्ती से कहा और वापस से गाड़ी स्टार्ट की। थोड़ी ही देर में वो घर के सामने आकर रुके। राज गाड़ी पार करने लगा। नीलू भी निकली उसमें से। आंचल जो बरामदे में रखे पौधे को पानी दे रही थी, उसने नीलू और राज को साथ देखा तो उसे कुछ हैरानी हुई। तू उनके साथ कहाँ से आ रही हो? वो कहाँ मिले तुझे? आंचल ने नीलू के कदम रखते ही पूछा। स्कूल से छुट्टी हुई तो रास्ते में मिल गए और फिर लिफ्ट दे दी, उसने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। तो उसने सिर हिलाया। कितने हैंडसम है ना पार्टनर, काश मेरी जीजू भी ऐसे हो, नीलू ने शरारत से कहा और अंदर भाग गई। आंचल की निगाहें राज पर ठहर सी गई। वो लग ही इतना दिलकश रहा था कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाए। अपनी जैकेट सही करता हुआ वो अंदर की तरफ ही बढ़ रहा था। आंचल, आंचल, सुनीता जी की आवाज़ सुन। उसने राज के घर की तरफ देखा तो राजवीर अब जा चुका था। तो आंचल अंदर आ गई। हाँ मम्मी, आप बुला रही थी? उसने अंदर आते ही पूछा। हाँ बेटा, मैंने सब्जी काट दी है, तू जल्दी से खाना बना ले, मेरे घुटनों में कुछ दर्द है तो मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाऊंगी, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, वो बोली। तो आंचल ने सिर हिलाया और किचन में चली गई। इधर राजवीर घर आया तो फ्रेश होने के बाद सीधा अपनी मॉम के रूम में आया। महेश जी भी वहीं थे। कैसा रहा कॉलेज? काफ़ी दिन बाद जाकर अच्छा तो लगा ना? महेश जी ने उससे सवाल किया। जी डैड, सब ठीक ही था, बस मॉम की फिक्र लगी हुई थी, वो बोला। तुम्हारी मॉम के पास ही तो था मैं, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो बेटा, वो उसे समझाते हुए बोले। राज बोला, जी डैड, वैसे मैं सोच रहा था कि मॉम में कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है तो क्यों ना हम वापस से मुंबई ही शिफ्ट हो जाएं, वहाँ मॉम का अच्छा ट्रीटमेंट भी होगा। ट्रीटमेंट ठीक ही हो रहा है और रिकवरी में कुछ टाइम भी लगेगा। रही बात यहाँ से जाने की, तो तुम्हारी मॉम भी कभी नहीं जाना चाहेंगी। याद है ना, हम लोग उनकी ही जिद पर यहाँ शिफ्ट हुए थे। उन्होंने उसे याद दिलाते हुए कहा। सब याद है डैड, उसने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा और कुछ देर तक उनसे ही बातें करता रहा। डिनर के बाद वो बाहर गार्डन में ही वॉक करने लगा था, तभी उसे अपने मेन डोर के पास आंचल दिखी, जो बार बार गार्डन तक आती फिर अंदर जाती। पहले तो उसने पूरी तरह उसे इग्नोर किया, फिर जब उससे नहीं देखा गया तो आखिरकार पूछ ही लिया। इतनी रात गए बाहर क्यों टहल रही हो, सब ठीक है ना?
उसकी आवाज़ पर आंचल ने उसे देखा, वरना तो वो खुद में ही परेशान थी। वो पापा अभी तक नहीं आए, मम्मी भी बहुत परेशान है और उनका कॉल नहीं लग रहा, उसने चिंतित होते हुए कहा। ओह, तो मिस आंचल शर्मा दूसरी की मॉम को, सॉरी, अब तो वो तुम्हारी सास है ना, उन्हें अधमरी हालत में लाकर जहाँ वो ना हाथ हिला पा रही हैं ना बोल सकती हैं, बस सोती रहती हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। और अपने पापा की इतनी चिंता, गुड, वेरी गुड। वैसे थोड़ा ही सही पर अंदाज़ा तो हो रहा होगा ना आज कि जब माँ बाप को तकलीफ़ होती है तो क्या बीतती है। उसने व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा। आपको टोंट मारनी है, हमारे पापा को लेकर हम सब इतने परेशान हैं, हेल्प नहीं कर सकते तो कुछ बोल कर खुद को हमारी नज़रों में तो मत गिराइए। वो गहरी सांस भरते हुए बोली। मदद, और मैं, मेरे मॉम की हालत की जिम्मेदार तुम हो और मुझसे मदद की उम्मीद कर रही हो। वैसे सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा आज अपनी इस सो कॉल्ड वाइफ की आंखों में ये डर और तकलीफ देखकर। उसने एक एक शब्द चबाते हुए बोला था। आंचल गुस्से का घूंट पीकर रह गई और अंदर चली गई। आंचल के जाते ही राज की मुस्कान गायब हो गई और पॉकेट से फ़ोन निकाल उसने दिनेश जी का नंबर डायल किया, जो कि नॉट रीचेबल आ रहा था। वो तो बहुत ज़्यादा देर भी करें तो 8 बजे तक घर आ ही जाते हैं, फिर कहीं आज किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए। मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आई थिंक मुझे जाकर देखना चाहिए, वो खुद से ही बोला और अपने डैड को मैसेज कर गाड़ी लेकर बाहर निकल गया उन्हें ढूंढने। जाने क्यों इतनी नाराज़गी हो गई थी उसे आंचल से कि उसके सामने खुद को इतना बुरा दिखाने लगा था, जबकि उसके परिवार की फिक्र उसे भी थी। नीलू हो या दिनेश जी, सभी की जिम्मेदारी उठाने को वो तैयार था। बस आंचल को देखते ही उसे अपनी मॉम की हालत याद आ जाती थी, जिससे उसका दबा गुस्सा बाहर आ जाता था और काबू नहीं रहता था उसका अपने शब्दों पर, जो कि आंचल को कितना चुभते थे। करीब आधा घंटा बीत चुका था पर दिनेश जी नहीं आए थे और अब आंचल ने अपनी स्कूटी की चाबी उठाई। मम्मी, आप टेंशन मत लीजिए, पापा को ढूंढने हम जा रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको कॉल करूंगी, वो अपनी मम्मी के पास बैठते हुए बोली। दी, पापा, नीलू की आवाज़ पर सबने दरवाजे की तरफ देखा तो दिनेश जी मुस्कुराते हुए खड़े थे, पर उनके कपड़े पर खून लगा था जिससे सब घबरा गए। आंचल हैरानी से बोली, पापा जी, ये आपके कपड़ों पर इतना खून, आप ठीक तो हो ना? सीमा जी भागती हुई उनके पास आई और उनको छूकर देखने लगी। हे महादेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे पापा की आपने रक्षा की, बहुत चिंता हो रही थी हमें उनकी। हम कल ही मंदिर आते हैं। आंचल उन्हें सलामत देख भोलेनाथ को शुक्रिया अदा की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुनीता, बस रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, एक आदमी को किसी ने टक्कर मार दी थी तो उसे ही हॉस्पिटल पहुँचाने चला गया। कोई मदद को ही आगे नहीं आता। एक्सीडेंट वाले केसेज में मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी तो 2-3 लोगों की मदद से उसे हॉस्पिटल पहुँचा पाया। उसके बाद ऑटो ही नहीं मिल रहे थे और फ़ोन भी बंद पड़ा था। वो तो अच्छा हुआ कि राजबीर बेटा मिल गए मुझे और उनके साथ ही आया, वरना और देर हो जाती। उन्होंने सबको बताया। आंचल काफ़ी हैरान हुई ये जानकर कि राज दिनेश जी को घर लेकर आया है, पर अभी भी उनके साथ अंदर नहीं आया। थोड़ी देर पहले तो उसने आंचल को कितने ताने दिए थे और खुद ही दिनेश जी को ढूंढने भी गया था। क्या हैं आप, आपको समझना सच में हमारे बस का नहीं। कभी तो इतना गुस्सा, इतनी नफरत और कभी इतनी परवाह हमारे घर वालों की। वो राज को याद कर खुद में ही बोली। दिनेश जी अब वहीं बैठ गए थे। नीलू जल्दी से उनके लिए पानी ले आई। पापा, अब आप चेंज कर लीजिए, उसके बाद सब साथ ही खाना खाते हैं, आंचल ने कहा। हाँ पापा, मुझे तो काफ़ी जोरों की भूख भी लगी है, नीलू बोली तो वो मुस्कुराए और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को अपने सीने से लगा लिया। इतना परेशान मत हुआ करो तुम सब, इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा मुझे, और अभी तो अपने दोनों बच्चियों का घर भी बसते हुए देखना है। उन्होंने प्यार से दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा तो वो सब मुस्कुरा उठे। अगली सुबह आंचल सबसे पहले तैयार होकर भोलेनाथ के दर्शन करने मंदिर ही गई थी। उसके बाद वहां से आकर अपने घर ना जाकर उसने अपने कदम राज के घर की तरफ बढ़ा दिए। हाल में कोई नहीं था, लगता है सब अपने रूम में है। पहले आंटी से मिल लेती हूँ, उसके बाद इनको भी कल के लिए थैंक यू बोल दूंगी, वो मन ही मन बोली और सीमा जी के रूम की तरफ बढ़ गई।
राजवीर वहीं बैठा था, उसकी आंखों में कुछ नमी बरकरार थी और वो अपनी मॉम से बातें किए जा रहा था। जो देख आंचल दरवाजे पर ही रुक गई और फिर हिम्मत करके अंदर आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से बोली, आप संभालिए खुद को, आंटी को कुछ नहीं होगा और देखना वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगी। आंचल की आवाज़ सुनकर उसके चेहरे के भाव बदले और उसने अपनी नज़रें उठाकर उसे देखा। पिंक कलर का सूट पहने, दुपट्टा सिर पर रखे वो बेहद प्यारी लग रही थी, पर राज, हाय, उसकी अकड़ ज़्यादा बड़ी है, जो अपनी ही बीवी को प्यार से निहार भी नहीं सकता। हम आंटी के लिए ये रक्षा सूत्र लाए थे पंडित जी से, इसे आंटी के हाथ में बांध देते हैं। महादेव का आशीर्वाद रहा, ये और भी जल्दी ठीक हो जाएंगी। बोलते हुए उसने अपनी पूजा की थाली से वो रक्षा सूत्र निकाला और उनके हाथ में बांधने लगी। ढोंग कितना अच्छा कर लेती हो ना, सबकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए। राज के लफ्ज उसके कानों में टकराए, पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, ना ही उसने उसे कोई जवाब देना उचित समझा। आज घर में वहाँ मृत्युंजय जाप है, कुछ ही देर में पंडित जी आ जाएंगे, तो जिसे शामिल होना हो वो हो सकता है। कहते हुए वो बाहर जाने को हुई कि राजवीर ने उसकी कलाई पकड़ ली। राज का स्पर्श महसूस कर उसके दिल में अजीब से एहसास हुए, जो शायद पहली बार थे। शादी के बाद पहली बार उसने उसे ऐसे टच किया था जिसमें आंचल को गुस्सा नहीं महसूस हुआ था। वो उसकी तरफ पलटी। मेरे घर के फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है, और ये जाप वाप उतना ही शौक है तो अपने घर पर रख लो, मुझे कोई भरोसा नहीं है उन पर। अपने ही घर पर तो रख रही हूँ। आपने सुना नहीं है क्या कि शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। आंचल ने भी आज उसे टुंड मारते हुए कहा तो राज की आंखें सिकुड़ी। आंटी के लिए ही रखी है पूजा, और आपको भरोसा हो ना हो, हमें और आंटी को महादेव पर पूरा विश्वास है कि वो सब अच्छा ही करेंगे। आंचल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हारे साथ भी होगा, तुम्हारे घर एक सरप्राइज इंतजार कर रहा होगा, जाओ एंजॉय करो। राज ने फुल एटीट्यूड से कहा तो आंचल समझ गई, जरूर कुछ बहुत बड़ा धमाका ही किया होगा उसने। नफरत की आग में इतना भी मत जलिए कि सही गलत भूल जाएं। एक तो आधी अधूरी बात सुनकर राय बनाना आपकी शायद हमेशा की आदत रही है। वो बोल ही रही थी कि महेश जी को देखते ही चुप हो गई। अंकल, आप लीजिए ये प्रसाद और मैं आती हूँ। घर जाकर उसके बाद बाकी की तैयारियां देख लूँगी कि कहीं कोई कमी ना रहे पूजा में, वो बोली तो महेश जी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वो अपने घर पहुंची ही थी कि अपने मम्मी पापा के बीच की बातें सुन उसके हाथ से पूजा की थाली ही गिरने को हुई। दिनेश जी बोले, सुनीता, एक बहुत अच्छा लड़का बताया है राज ने अपनी आंचल के लिए, उसकी ही जान पहचान का है और बड़े घर से भी है। अपनी आंचल बहुत खुश रहेगी वहाँ। जल्दी ही मैं लड़के वालों से बात करने वाला हूँ राज के साथ जाकर। सुनीता जी बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन अभी हमारी आंचल पढ़ ही रही है तो इतनी जल्दी उसका रिश्ता। दिनेश जी बोले, अरे सुनीता, तो मैं कौन सा आज ही शादी करा रहा, पहले जान पहचान हो जाएगी सब में, सब कुछ ठीक रहा तो सगाई कर देंगे। लगे हाथ उसके 1 साल बाद शादी। जब तक आंचल भी पढ़ लेगी और वो लोग भी पढ़ाएंगे उसे, तो ज़्यादा चिंता नहीं है इस बात पर। आंचल, जो कि सब सुन चुकी थी, उसने अपनी पकड़ थाल पर मजबूत किया और उनके पास आती हुई बोली, मम्मी पापा, ये लीजिए प्रसाद और रेडी भी हो जाइए जल्दी से, आंटी के घर पर जाप है आज। उसके बाद वो भागते हुए रूम में आ गई। शादी की बात सुन उसका दिल घबरा गया था। वो राज की पत्नी थी, वो माने या नहीं, पर रिश्ता तो जुड़ चुका था और वो अपनी ही पत्नी की शादी की बात कर रहा था महज उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए। वो मिरर के सामने जाकर खड़ी हुई और अपने बाल जो अगल बगल बिखरे थे उन्हें सही किया, तो उसकी मांग में थोड़ा सा सिंदूर लगा था। उसने अपना हाथ वहां लगाया। महादेव, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। ये पाप हमसे मत करवाइए महादेव। हम मम्मी पापा को चाह कर भी कुछ नहीं बता सकते, और वो जो चाहते हैं हमारी शादी का, वो हम कैसे कर सकते हैं। हमारी मांग में उन्हीं के नाम का सिंदूर है और हम अब दूसरे शख्स के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। बस एक ही शख्स है जो सब कुछ ठीक कर सकता है, और वो है सीमा आंटी। हमें पता है कि वो उन्हें समझाएंगी और हमारा साथ देगी। आप उन्हें ठीक कर दीजिए ना भोलेनाथ, प्लीज़। हम हर सोमवार आपका निर्जल उपवास जरूर करेंगे और नंगे पैर मंदिर भी आएंगे। बस आप आंटी को ठीक कर दीजिए और इनकी अकड़ को कम कर दीजिए, जिससे ये कुछ शांति से सोचे।
ऐसे ज्वालामुखी बन हर वक्त हम पर ना फूटा करे। वो महादेव से बातें कर ही रही थी कि उसका फ़ोन रिंग होने लगा। प्रीति की कॉल थी। हाँ प्रीति बोल। अरे हाय हेलो कुछ नहीं, सीधा बोल। आहा, लगता है कोई मेरे जीजू के ख्यालों में खोया हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं के पास है। बकवास बंद कर, तेरे वो नकड़चंद करवे करेले जैसे जीजू ही सारा रायता फैला कर बैठे हैं। सच में मन तो हो रहा है कि इन्हीं कपड़ों के जैसे ही थपकी से धो डालूं। कतई मर के ही बीबी नसीब होई, फिर वो अकल ना ही ठीक होवे। वो सुध अपनी देहाती भाषा में बोली। उनकी अकल ना घास चरने चली जाती है। अच्छा ठीक है, तू अभी कॉल रख, महामृत्युंजय जाप है तो हम जा रहे हैं। ओके बेबी, इंजॉय योर गोल्डन मोमेंट्स, प्रीति ने हंसते हुए कहा तो आंचल का मुंह बन गया। राज ने वाइट कुर्ता पजामा पहना था जिसमें वो और भी अट्रैक्टिव लग रहा था। राज, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, कॉलेज गोइंग बॉय लग रहे हो प्रोफेसर जितनी एज में, अनवी ने मुस्कुराते हुए कहा। एज में मतलब अभी 27 का ही हूँ, कोई बूढ़ा नहीं हो गया हूँ मैं, उसने कहा तो वो हंसने लगी उसकी बात पर। आंचल जो उसे देखने आई थी कि रेडी हुआ या नहीं, उसे ऐसे अनवी के साथ बात करता हुआ देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चलिए नीचे पूजा का टाइम हो गया है, आंचल ने कहा तो अनवी सिर हिलाते हुए बाहर निकल गई। अब राज और आंचल ही थे रूम में। आप धोती पहन लीजिए, ऐसे पूजा में पजामा नहीं पहनते, आंचल बोली। पर मुझे नहीं आती बात नहीं, डैड पूजा में बैठ चुके होंगे और मॉम, कहकर वो चुप हो गया। यही ठीक है, उसने कहा और बाहर निकलने को हुआ कि वो बोल पड़ी। हम हेल्प करें? राज ने कुछ पल उसे देखा तो उसका ध्यान आंचल पर गया। साड़ी में आज पहली बार वो राज के सामने थी और कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कुछ पल के लिए अपनी सारी नाराज़गी भूल गया वो और हाँ में सिर हिलाया। आंचल ने इधर उधर नज़र घुमाई तो सोफे पर ही वो सफ़ेद धोती सिकुड़ी पड़ी हुई थी, जिसे देख वो समझ गई कि राज ने कोशिश तो की थी पर उससे बधी नहीं होगी और फ्रस्ट्रेशन में उसने फेंक दी होगी। आंचल ने वो उठाई और राज को कमर में लपेटने को कहा। राज ने एक सिरा कमर में लपेटा तो उसका दूसरा सिरा उसके एक पैर से निकाल वो उसे खींचती और फिर दूसरे पैर से ऐसा ही किया। उसका हाथ राज को टच कर रहा था जिससे उसका सख्त शरीर कुछ पिघलता हुआ महसूस हो रहा था उसे, और आंचल की भी धड़कनों में इजाफा हो गया था। हो गया, देखिए ठीक है क्या? आंचल की आवाज़ पर उसने खुद को देखा और हाँ में सिर हिला दिया। कभी कभी लगता है कि कहीं गलत तो नहीं समझ रहा मैं तुम्हें, पर फिर तुम्हारे ही कहे शब्द याद आ जाते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की ये हालत है। पर फिर तुम उनकी सलामती के लिए उतना कुछ क्यों कर रही हो? आखिर क्या सही है और क्या गलत? वो मन ही मन में खुद से बोला। आंचल के चेहरे पर कुछ उदासी थी। वो रूम से निकल गई, उसके पीछे ही राज भी। उसे समझ आ चुका था कि ज़रूर आंचल को रिश्ते के बारे में पता चल गया होगा जो उसने उसके पापा को बताया था, पर आंचल ने उससे कोई झगड़ा नहीं किया। उस बात को लेकर एक सवाल तक नहीं। ये उसे उलझन में डाल रहा था। पंडित जी की संग के आवाज़ पर उसने अपने भीतर के ख्यालों को झटका और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। 1001 बार जाप करना होगा तो कौन कर रहा है? ये आप करेंगे और ये जाप रुकना नहीं चाहिए, निरंतर चलता रहेगा पूरा होते तक, पंडित जी ने महेश जी से कहा। मैं करूँगा पंडित जी, अपनी मॉम के लिए। महेश जी के कुछ कहने से पहले ही वो बोला तो महेश जी और आंचल दोनों ही मुस्कुरा उठे। बाकी लोग भी बैठ चुके थे। शिवलिंग पर अभिषेक के साथ जाप शुरू हो चुका था। अनवी, तुम आंटी के पास ही रहना, आंचल ने कहा। मुझे पता है अपना काम, उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा और सीमा जी के रूम की तरफ बढ़ गई। हे महादेव, इसे भी सद्बुद्धि दे दीजिए। वो उसे जवाब दे सकती थी पर अभी ज़्यादा ध्यान उसका पूजा में था तो कुछ कहा नहीं उसने। जाप लगातार चल रहे थे। लगभग दोपहर से ज़्यादा का समय बीत चुका था। आंचल सीमा जी के रूम में गई तो अनवी वहाँ नहीं थी। बोला था इसे कि यहीं रहे, पर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तभी उसकी नज़र सीमा जी पर गई जिनके हाथ की उंगलियां धीरे से हिली थी। आंटी, आंटी, आपने मूवमेंट किया, वो खुश होकर बोली और उनके पास बैठ गई। महादेव का इशारा है ये कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। प्लीज़ आंटी उठ जाइए, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। आपको पता है आपका वो अकड़चंद हमारी शादी कराना चाहते हैं जबकि उन्होंने खुद हमारी मांग भरी है। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो हमारे साथ? आप उन्हें डांट लगाइए ना आंटी, हम किसी से कुछ शेयर भी नहीं कर सकते। पापा तो सब जान कर ही शायद इन पर बहुत गुस्सा करेंगे। हमें नहीं पता आगे क्या करना है,
बस आप पर ही भरोसा टिका है कि आप ही कुछ कर सकती हैं। आप हमारा साथ देंगी ना आंटी? वो उनका हाथ अपने हाथों में थामे बोल रही थी और उसके आंसू निकल कर उनके हाथों पर गिर रहे थे। उसने महसूस किया था कि उसके हाथ पर सीमा जी के हाथों में कुछ हलचल हुई थी। उन्होंने उसका हाथ थामा था, पर ये क्या, साथ ही उनकी सांसें तेज चलने लगी थी जिससे वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। अन्वी, अन्वी, आंचल आवाज़ देने लगी तो अन्वी भागकर वहां आई। अन्वी, देखो आंटी को क्या हुआ, इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, इनकी उंगलियां हिल रही थी और अब अचानक से इन्हें क्या हो गया? वो परेशान सी बोली। पहले तुम हटो उनके पास से, अन्वी कुछ नाराजगी से बोली और उनसे लगी मशीनों को देखने लगी जो बीप बीप की आवाज़ कर रही थी। उसने जल्दी से इंजेक्शन रेडी किया और उन्हें लगा दिया। डॉक्टर को फ़ोन करना होगा कहकर उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और डॉक्टर को कॉल लगा दिया। नीलू भी उनकी आवाज़ सुना चुकी थी। उसने जाकर महेश जी को ये सब बताया। राज के कानों में भी सबकी आवाज़ें पड़ी और उसने पंडित जी की तरफ देखा कि उठ सके, लेकिन उन्होंने इनकार में सिर हिला दिया और अपना जाप जारी रखने का आदेश दिया। महेश जी आंचल के पास आकर बोले, आंचल क्या हुआ सीमा को, और अचानक से कैसे इनकी तबीयत बिगड़ी? अंकल, मैं बस आंटी को देखने आई थी, मैंने देखा इनके हाथों में मूवमेंट हो रहा था तो पास बैठकर बातें करने लगी और फिर तभी ये होने लगा। वो कुछ डर सी गई थी। राज बिल्कुल सही कहता है, तुम जहाँ रहो वहाँ मुसीबत ना आए, हो ही नहीं सकता। और ज़रूरत ही क्या थी तुम्हें आंटी के पास रुकने की? अन्वी ने कुछ गुस्से से कहा। अन्वी, बस, आंचल बिटिया के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगे हम, उन्होंने उसे डपटा। तब तक डॉक्टर भी आ गए। उन्होंने सीमा जी का चेकअप किया। उनकी सांसें अब नॉर्मल थी और आंचल ने मूवमेंट बताया तो वो मुस्कुराए। मेहता साहब, बहुत ही अच्छी खबर है ये कि इन्होंने मूवमेंट की, और मुझे लगता है कि महादेव का ही चमत्कार है कि ये इतनी जल्दी रिकवर कर रही हैं। ये आप सबकी बातें सुन सकती हैं। उम्मीद है सुबह तक होश आ जाएगा इन्हें। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, ये दे देना इन्हें, उन्होंने अन्वी की तरफ मुखातिब होते हुए कहा तो उसने हाँ में सिर हिलाया। डॉक्टर की बात सुनकर सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अगली सुबह करीब 9 बजे सीमा जी को होश आ चुका था। डॉक्टर ने भी चेकअप कर लिया था आकर, पर इतने दिन ऐसे रहने की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी वो। सब एक एक करके उनसे मिल रहे थे। आंचल कुछ दूरी पर खड़ी थी। उन्होंने उसे पास आने का इशारा किया। राज इस वक्त उनके पास ही बैठा था। मॉम, आप आराम कीजिए, बाद में मिलना आप सबसे, डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। आंचल को सीमा जी की तरफ कदम बढ़ाते देख उसने कहा तो आंचल मायूस हो गई, पर चेहरे पर नहीं आने दिया। ठीक हूँ मैं बेटा, परेशान मत हो, उन्होंने धीमे स्वर में कहा और आंचल को बुलाया। जी आंटी, उसने कहा तो वो उसे देखने लगी। तुम ठीक हो ना बेटा, तुम्हें कितनी चोटें आई थी, उन्होंने पूछा तो आंचल की आंखें भर आई। आंचल बोली, मुझे बहुत कम लगी थी, पर आपने क्यों किया ऐसा? आपको अगर कुछ हो जाता तो हम कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाते। आपने हमें बचाने की कोशिश क्यों की? आपको देखकर तो हमारी जान ही निकल गई थी। ऐसे कैसे ना बचाती जब मेरी बच्ची खुद की परवाह ना करते हुए मेरी हेल्प के लिए गई थी। उन्होंने आंचल के गाल पर प्यार से सहलाते हुए कहा। किसी को उन दोनों की बातें कुछ खास समझ नहीं आ रही थी। मॉम, ये आपको बचाने गई थी कि आप इसे बचाते हुए इस हाल में पहुंची? राज ने तुरंत ही सवाल किया। सीमा जी बोली, वो उस दिन मैं मार्केट गई थी कुछ सामान लाने, तो जाम लगा था। कुछ बदतमीज लड़के गुंडागर्दी कर रहे थे सड़क पर और ऑटो भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। मैंने उन्हें थप्पड़ मार दिया तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे धक्का दे दिया था, जिससे मैं गिर गई। पता नहीं कहाँ से आंचल बिटिया वहाँ पहुँच गई और उसने उन लड़कों से माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन वो अपनी बदतमीजी से बाज ही नहीं आ रहे थे। उन्होंने आंचल बिटिया का दुपट्टा भी खींच लिया था और फिर आंचल भी उनके साथ हाथापाई करने लगी। और वो लक्की के ही चमचे थे, वो भी वहीं था। हमसे तो उसकी पहले से ही दुश्मनी थी, तो उसने हमारे सिर पर रॉड से वार करना चाहा, वो भी पीछे से, और आंटी बीच में आ गई। आंचल उनकी बात पूरी करते हुए बोली। राज की गुस्से से आंखें लाल हो गई थी। इस लक्की को तो अनलक्की करके ही रहूँगा मैं। मुझे लगा था कि इसकी वजह से आपको चोट आई और ये आपकी ही हेल्प करने गई थी। ओह गॉड, मुझसे क्या हो गया? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? उसने झुंझलाहट और गुस्से से अपना सर पकड़ लिया। क्या हो गया तुझसे? तू क्या बोल रहा है राज? सीमा जी कुछ चिंतित होते हुए बोली। उनके सिर में दर्द भी शुरू हो गया था। उन्होंने एक हाथ से अपना सिर पकड़ लिया था।
आंटी कुछ भी नहीं हुआ, बस ये और इनका गुस्सा तो आप जानती हो ना। अभी प्लीज़ आराम कीजिए, आपको दर्द हो रहा है प्लीज़, कहते हुए आंचल उन्हें लिटाने लगी। अन्वी सब लोग बाहर जाइए ताकि आंटी सो सके। बच्चों जाओ सब, मैं यहीं रुकता हूँ सीमा के पास, महेश जी बोले तो आंचल, राज, तन्वी सब बाहर निकल आए। मैं चलती हूँ, कोई काम हो तो बुला लीजिएगा, अन्वी के जाते ही वो बोली। इस वक्त दोनों हॉल में थे। तुमने मुझे रोका क्यों मॉम को बताने से? मैं नहीं चाहती कि आंटी को शौक लगे, उनकी हेल्थ के लिए ये सब अभी ठीक नहीं है, और आप भी उन्हें कुछ मत बताइएगा। कहकर वो आगे बढ़ने को हुई तो राज ने उसकी कलाई पकड़ ली। वो उसकी तरफ मुड़ी नहीं, बस उसके कदम रुक गए थे। राज बोला, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, जो हुआ वो सब। आई नो आसान नहीं है, पर तुम भूल जाओ। ये अच्छा है ना, बहुत आसान है आपके लिए ये कहना कि भूल जाओ। और जो ये शादी लड़के वालों का चक्कर आपने शुरू किया है उसे मान जाऊं, है ना? आपके लिए होगा सब कुछ एक खेल, पर हमारे लिए नहीं है। हम आपकी तरह इमोशनलेस नहीं हैं। आप हमारी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो भूल जाइए प्रोफेसर साहब। आप चाहते हैं कि हम कहीं और शादी कर लें, आपकी गलती कम हो जाए। हम नहीं करेंगे ऐसे, समझे आप? वो बोली और एक झटके के साथ उससे अपना हाथ छुड़ाकर बाहर भाग गई। ये गुस्सा मेरा क्यों खराब कर देता है हर बार सब कुछ। मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूँगा। तुमने मेरी मॉम के लिए इतना कुछ किया है और मैंने बस तुम्हें तकलीफ ही दिया, दर्द ही दिया। पर अब नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। कहते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को मैसेज करने लगा। बात करने के बाद उसका चेहरा कुछ शांत हुआ। कोई नहीं आएगा तुम्हें देखने, कोई लड़का नहीं, कोई शादी नहीं। बस अब अंकल को कुछ बहाना करके समझा दूं शाम तक, ताकि इस मुसीबत से पीछा छूटे। वो अपना सिर झटकते हुए बोला, ये किस गलती की बात कर रहे थे और राज से ऐसा क्या हो गया है? आखिर चल क्या रहा है ये सब? कभी तो राज इससे इतनी नफरत करता है कि इसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता, और अब उसकी ही हेल्प करना चाह रहा है। मुझे पता करना ही होगा। अन्वी जो चुपके से उनकी बातें सुन चुकी थी, उसने खुद से ही कहा। सौम्या, सौरभ प्रीति के घर पर थे ग्रुप स्टडी के लिए। वो सब इकट्ठा हुए थे। कुछ दिन बाद से एग्ज़ाम थे और कॉलेज में कोई खास पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो कॉलेज बंद ही थे। बहुत कम स्टूडेंट्स ही जाते थे। यार ये आंचल नहीं आने वाली क्या आज? उसके बिना तो मज़ा ही नहीं आता कहीं, सौरभ ने कहा तो प्रीति ने अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरा। क्या है, अब मुझे क्यों घूर रही हो? प्रीति को खुद को देखता देख उसने कहा, तुझे कुछ ज़्यादा ही नहीं पड़ी है आंचल की? बच्चों कुछ गलत सलत इरादे तो मत रखियो, उसके लिए मैं बता रही हूँ तुझे, वरना मुँह के बल गिरेगा। वो उसे आगाह करते हुए बोली। क्यों, तुझे जलन हो रही है क्या? उसने अपनी आंखें मटकाई। जलन? जले मेरी जूती, वो तो मेरी बेइज्जती है, बस इसलिए मैंने कहा, वो बोली। पर उसके चेहरे के भाव देख सौरभ शरारत से मुस्कुरा दिया, जो देख वो और भी चिढ़ गई। स्टॉप यार, तुम दोनों तो अपनी ही महाभारत करने में लगे हुए हो। मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई। मुझे लगा था तुम सबके साथ रहकर मैं भी कुछ पढ़ लूँगी, पर यहाँ तो तुम दोनों एक दूसरे का सिर फोड़ने में लगे हुए हो। और आंचल भी नहीं है। उसने रोना सा मुंह बनाया तो सौरभ हंसते हुए बोला, अरे टेंशन मत ले, फेल तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं तुझे। ला अपनी बुक मुझे दे और मेरे से ये मार्क्स किए हुए क्वेश्चन पढ़ ले सबसे पहले, कहकर उसने अपनी नोट्स उसकी तरफ बढ़ा दिए। 4-5 दिन इसी तरह बीत गए थे। राज ने दिनेश जी को कुछ कह दिया था कि वो लड़का किसी और को पसंद करता है, और ये बात उसे अभी पता चली, जिस वजह से फिलहाल तो आंचल को कुछ संतुष्टि मिल चुकी थी। सीमा जी भी अब बिस्तर से उठकर चलने लगी थी। आज वो अन्वी के साथ पार्क में बैठी थी। इतने दिनों तक घर में ही बंद रहने की वजह से उनका मन नहीं लग रहा था, तो वो बाहर निकली थी। सुनीता जी भी वहाँ आई थी। उन्हें देखते ही उनके पास आ गई। सुनीता जी बोली, कैसी है अब तुम्हारी तबीयत सीमा? सीमा जी बोली, अब तो बहुत आराम है पहले से, देखिए अब चल भी रही हूँ। हाँ बस थोड़ी बहुत कमजोरी है, जो वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। सुनीता जी बोली, जी क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? सीमा जी ने उनके हाथ पर हाथ रखते हुए पूछा।
दरअसल आंचल के लिए अभी कुछ दिन पहले राज बेटा ने एक रिश्ता बताया था, पर फिर पता चला कि वो किसी और से प्यार करता था। काफी अच्छा रिश्ता था, हाथ से निकल गया। और बेटी की माँ होने के नाते फिक्र तो लगी ही रहती है कि उसे एक अच्छा घर और वर मिले। सुनीता, तुम फालतू में इतना सोच रही हो। हाँ, चिंता होती है, पर आंचल हमारी बहुत ही समझदार और सुशील बच्ची है, उसके लिए तो रिश्तों की लाइन लग जाएगी। बस अभी उसे उसकी पढ़ाई पूरी करने दो। सीमा जी ने उसे समझाते हुए कहा तो उन्होंने सिर हिलाया। अन्वी को भी कुछ कुछ बातें समझ आई थी। अच्छा, तो उस दिन राज यही बात कर रहा था उससे, पर उसने जानबूझकर ये शादी कैंसिल कराई है। कहीं उसके मन में उस आंचल को लेकर फीलिंग्स तो नहीं? उसने मन में तुरंत ही सवाल कौधा। आंचल का आज बायोलॉजी का एग्जाम था। वो अपने दोस्तों के साथ बात करती हुई क्लास से बाहर निकली ही थी कि सामने से आते राज से टकरा गई। व्हाट नॉनसेंस, देखकर नहीं चल। वो कुछ गुस्से से बोलने को हुआ कि आंचल को देख उसके शब्द मुंह में ही रुक गए। आंचल झट से उससे दूर हो गई। सॉरी, वो भावहीन चेहरे से बोली और प्रीति के साथ आगे बढ़ी। ये क्यों कर रही है ऐसा, जैसे मैंने पता नहीं क्या ही कर दिया हो, वो खुद में बड़बड़ाया। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा और कहानी कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।